हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होम लोन के बारे में तो आप सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा और उसके बारे में थोड़ा बहुत आप सब जानते भी होंगे। और आज के परिदृश्य को देखते हुए, आज के वातावरण को देखते हुए, आज के महंगाई को देखते हुए होम लोन लेकर के ही घर बनाया जाना संभव हो पा रहा है। अदरवाइज आज हम अपने हिसाब से, अपने पैसों से होम ले पाए ये मुश्किल है। इसीलिए होम लोन के बारे में आप सबको पूरा नॉलेज होना चाहिए। पूरा नहीं तो कम से कम आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप होम लोन के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो रखते हो। तो किस तरीके से ये लोन काम करता है, आज हम उसी तरीके से, उसी चीज़ के ऊपर आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, आज हमारा ये टॉपिक होने वाला है। तो देखिए, जब भी आप होम लोन लेते हैं तो सबसे पहली बात इसके अंदर जो कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है EMI। ये एक शॉर्ट फॉर्म है और इसका पूरा नाम है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। नो, इसे कैलकुलेट करने का ऑफ कोर्स फाइनेंस में एक फॉर्मूला है जिसे आप कैलकुलेटर पर कर सकते हो। बट आज के ज़माने में चूँकि गूगल इतना एडवांस हो चुका है तो आप वहाँ पे कुछ भी डाल करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये EMI नॉर्मली आपको बैंक बता देता है। अगर आपको फिर भी कैलकुलेट करना है तो आप गूगल पे डाल करके कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, आज हम अपने एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब आज अपने टॉपिक के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट सपोज आपने लोन लिया है, लेट से अमाउंटिंग ऑफ रुपीज़ 30 लाख। ठीक है, अब आपने 30 लाख का एक लोन लिया जिसकी इंटरेस्ट रेट आपने डिसाइड की 8%। और आपने ये कहा कि मुझे ये अमाउंट जो है वो चाहिए 20 ईयर्स के लिए, यानी कि मैं 20 सालों में मेरे को चुकाने की क्षमता है, मैं 20 साल में चुकाना चाहता हूँ। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए क्या करेगा बैंक आपके लिए एक EMI कैलकुलेट करेगा, यानी कि इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेगा। अगर आप इस फिगर्स को गूगल पे डालते हो, यानी कि गूगल पे आप लिखते हो कैलकुलेट EMI और किसी भी वेबसाइट पे जाकर के अगर आप EMI कैलकुलेट करते हो, बहुत सारी वेबसाइट आपके पास आ जाएगी, तो उसमें आपकी EMI निकल के आएगी 25,083 पॉइंट समथिंग। ठीक है, उसको हम अभी एक बार इग्नोर करते हैं। यानी कि अब आपके पास निकल गया है 25,083। ठीक है, अब होम लोन के अंदर सबसे पहली बात जो हमने आपको यहाँ पे बताई वो है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होती है, यानी EMI क्या होता है। अब ये 25,083 क्या बताता है, ये बताता है कि आपको ये पूरा अमाउंट यानी कि 25,083 आपको हर मंथ में देना है। ठीक है, हर मंथ देना है। कितने महीने तक देना है आपको? 20 ईयर्स तक देना है, यानी कि 240 मंथ्स तक आपको ये EMI भरनी है। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि सर हम इसमें कितना अमाउंट भर रहे हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आप इसके अंदर मोटा मोटा भर रहे हो, मोटा मोटा नहीं, मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताता हूँ। आप इसमें भरते हो 60,22,368 रुपये, यानी कि आप इतना अमाउंट भरोगे। इनमें से 30 लाख तो आपने भर दिया, कौन सा, जो आपने लोन का अमाउंट लिया था वो, और बाकी जो बचा 30,22,368 यह आपका हो गया इंटरेस्ट का अमाउंट जो आपने 20 सालों में भरा है। अब आपको देख के लग रहा होगा इतना इंटरेस्ट, यस इतना इंटरेस्ट ये आप भरते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए, ये आपका हो गया मंथली इंस्टॉलमेंट और पूरा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कि आप किस तरीके से होम लोन वर्क करता है। बट कभी आपने सोचा है कि ये 20 ईयर्स, ये 8% और ये 30 लाख का ये EMI ये क्या ऐसे ही मिल जाएंगे? यानी कि मैं उनके पास जाऊंगा और बोलूँगा मुझे इतने का लोन चाहिए, इतनी की इंटरेस्ट रेट पे, इतने पीरियड के लिए, और वो मुझे दे देंगे? नहीं, ये तीनों चीज़ें डिपेंड करती है आपके 3 फैक्टर्स के ऊपर, मेनली 3 फैक्टर के ऊपर। उसके अलावा भी अगर बैंक चाहे तो और वो बहुत सारी चीज़ें वो देखता है, बट 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे ध्यान रखने होते हैं। पहला होता है आपकी इनकम। तो देखिए, बैंक वाले क्या करते हैं, आपकी जो EMI है जो भी निकल के आ रही है, जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं उसके हिसाब से, जो आपने लोन लेना है, जो भी इंटरेस्ट रेट आनी है उन सब के हिसाब से, तो वो जो EMI का अमाउंट है बैंक वाले ये सोच के रखते हैं कि वो मैक्सिमम 40% से लेकर के 50% ऑफ योर मंथली इनकम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि महीने की इनकम का 40 से 50% ही वो रखते हैं आपकी EMI। उसके बाद आ जाते हैं कि अब एक और होती है कि आपकी होम कॉस्ट कितनी है, घर खरीदने की कॉस्ट कितनी है। तो वो क्या करते हैं कि जो भी घर की प्राइस होगी, कॉस्ट नहीं कहूँगा, इसकी प्राइस आप कह सकते हो, या इसकी वैल्यू जो वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, घर की जो वैल्यू निकल के आती है
उस वैल्यू का, उनका इंडिपेंडेंट एक वैल्यूअर होता है, वैल्यूएशन ऑफिसर होते हैं, वो वैल्यूएशन ऑफिसर या वैल्यूअर जो होते हैं तो उनको वो वैल्यू करते हैं और उस वैल्यू का 80% टू 90% बैंक लोन दे देते हैं। तो ये हो गया। तो यानी अमाउंट किस पे डिपेंड हो गया, सीधा सीधा अमाउंट डिपेंड हो गया इस पर। पीरियड जो है आपका डिपेंड हो गया ईएमआई, क्योंकि ईएमआई जो सिंपल सी डिपेंड है वो इसके ऊपर। और इंटरेस्ट रेट के लिए वो आपका देखते हैं सिविल स्कोर। नाउ सिविल स्कोर क्या होता है, तो देखिए इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट उसके पास जाते हैं, ठीक है। एवरी लोन का जो डॉक्यूमेंट है वो मतलब जब भी आप एक लोन लेते हो तो आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं, और मेनली जो डॉक्यूमेंट वो आपसे मांगते हैं वो है पैन कार्ड, ठीक है। अब ये पैन कार्ड जैसे ही आप नहीं देते हो, उनके एक सेंट्रल रजिस्ट्री है लोन की, ठीक है, उसमें वो उसे रजिस्टर कर देते हैं कि इन्होंने मेरे से लोन लिया है, कितने रुपए का लिया है, कितने टर्म के लिए लिया है, क्या गिरवी रख के लिया है, एवरीथिंग। और उसमें ही उसी रजिस्टर में, ये सेंट्रल रजिस्ट्री क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज रजिस्टर है। इसका मतलब इसमें जितने भी बैंक है, जितने भी एनबीएफसी है, जो भी लोन देता है वो इस रजिस्ट्री में अपनी एंट्री करता जाता है कि भाई मैंने इस बंदे को लोन दिया है, ये लोन का अमाउंट कितना था, इस लोन पे कितना क्या ईएमआई चल रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट है, इसने टाइम की पेमेंट किया नहीं किया, कभी टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कितना डिले पेमेंट करता है, वो सारी चीज़ें। और उन सारी चीज़ों के आधार पे एक आपका स्कोर तैयार होता है, उसे बोला जाता है सिबिल स्कोर। ये मैक्सिमम होता है 900 और मिनिमम तो 0 होना ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कभी कोई लोन नहीं लिया तो ये स्कोर आता है 1। तो इस पर आपका जितना अच्छा स्कोर होगा, यानी कि 900 के जितना करीब होगा, यानी कि 800 से 900 को अच्छा स्कोर माना जाता है, तो अगर इतना होगा तो आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो कम लगेगी। और अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, मतलब ख़राब होने का मतलब क्या है कि या तो आपने बहुत ज़्यादा लोन ले रखे हैं, ज़्यादा लोन नहीं ले रखे हैं तो या तो फिर आप उसमें डिफ़ॉल्ट करते हैं, डिफ़ॉल्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा लोन नहीं ले रखा है, तो फिर इसका मतलब है कि वो स्कोर आपका अच्छा ही होगा। या फिर हो सकता है उसमें आपने जैसे कि लोन की इंक्वायरी कर करके छोड़ रखा है, यानी कि आपने लोन लेना नहीं है बट आपने पूछा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराए, 100 200 500 रुपये 1000 रुपये दिए, है ना, प्रोसेसिंग करवाई, फिर वो आपने छोड़ दिया, तो उससे भी थोड़ा सा स्कोर तो ख़राब है, वो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट इसमें जो मेन चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी होती है वो है कि आपने टाइम पे पेमेंट किया है या नहीं। अगर आपने टाइमली पेमेंट किया है तो आपका स्कोर अच्छा रहना है, मोर ऑन लेस। अब यहाँ तक हमने जो चीज़ें समझी वो है कि लोन आपको किस तरीके से दिया जाता है, यानी कि आपने इन 3 चीज़ों को मेनली वो कंसीडर करते हैं, इन चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स भी आपसे लेते हैं, है ना। केवाईसी के अलावा अगर हम देखें तो इन चीज़ों के डॉक्यूमेंट वो आपसे लेते हैं, होम क्योंकि वो आपको गिरवी रखेंगे तो घर के सारे डॉक्यूमेंट वो लेते हैं। इसके अलावा इनकम के डॉक्यूमेंट वो लेते हैं जो भी आपकी प्रूफ हो सकती है, और सिविल स्कोर का डॉक्यूमेंट वो निकालते हैं। सिविल स्कोर जो रेटिंग एजेंसीज होती है वो निकाल के आपको देती है, ठीक है। इस पर हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं इक्विटेड मंथली यानी कि ईएमआई पे, ठीक है। ईएमआई जो आपकी निकल के आई वो आई 25,000 और 83, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा कि जब आप टोटल पेमेंट कर रहे हो उसमें 2 अमाउंट है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने ये नहीं समझा होगा कि ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में डिवाइड कैसे होता है। मतलब जैसे फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट मंथ में मैंने 25,083 दिया, अब इसमें से कितना पोर्शन मेरा प्रिंसिपल में जाएगा और कितना पोर्शन इंटरेस्ट में जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। क्योंकि ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने तो 25,000 रुपीज़ पे कर दिया, अब उनमें से कितना पैसा वो प्रिंसिपल में एडजस्ट करेंगे, प्रिंसिपल का मतलब हो गया कितना पैसा वो लोन के अमाउंट में एडजस्ट करेंगे पहले महीने, और कितना पैसा इंटरेस्ट में एडजस्ट करेंगे, ये भी तो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बैंक वाले क्या करते हैं, हर महीने आपके लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स वो अगर 8% आपको लोन की दे रहे हैं, इसका मतलब हुआ वो क्या करेंगे कि जो भी आपका लोन अमाउंट होगा, लेट्स सपोज 30 लाख है, तो 30 लाख पे वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट निकल के आएगा, अगर आप 8% से कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 फिक्स 20,000 इंटरेस्ट निकल के आएगा। दैट मीन्स वो इस 25,000 में से क्या करेंगे, पहले 20,000 इंटरेस्ट के रिमूव कर देंगे, ठीक है, वो डिडक्ट कर देंगे, ऐसे मान लो। यानी कि 25,000 में से 20,000 तो चले जाएंगे इंटरेस्ट के रूप में, बाद में बचे 5,083, ये अमाउंट हो जाएगा इनका प्रिंसिपल में एडजस्ट। मतलब प्रिंसिपल में एडजस्ट होने का मतलब अब आपका लोन जो है वो 30 लाख से कम होकर के कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा 29,94,907। ये आपका अमाउंट रह जाएगा अब आउटस्टैंडिंग एक महीने के बाद, जैसे ही आपने पेमेंट किया। सेकेंड महीने में अब चूंकि यहाँ पे 29,94,907 हो गया, तो सिंपल सी बात है, अब आपका इंटरेस्ट जो अमाउंट है
वो भी तो कम होगा, 20,000 नहीं होगा, वो कम हो जाएगा। कितने से कम होगा? बहुत ही मिनिमम कम होगा। कितना हो जाएगा वो 19,966 हो जाएगा। अब चूंकि इंटरेस्ट कम हो गया है तो आपका प्रिंसिपल में जो एडजस्टमेंट होना था वो बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा 5,127, क्योंकि ये फिक्स है। अब इसमें से इतना पोर्शन घटा देंगे तो ये पोर्शन बचेगा और इस तरीके से आपका लोन अमाउंट फिर से रिड्यूस होकर हो जाएगा 29,89,779 और इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि हर बार, अब इसमें एक चीज़ नोटिस करिए, शुरुआत की जो आपने ईएमआई भरी उसमें आपका प्रिंसिपल का पोर्शन था कम, उसके बाद ये थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है, हल्का सा बढ़ा, पिछली बार से हल्का सा बढ़ा। अब जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना उसमें और थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर और जाएंगे फिर और थोड़ा बढ़ेगा, फिर और जाएंगे फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर और जाएंगे फिर थोड़ा बढ़ेगा। ऐसे जा करके ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा और एट द एंड क्या होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता जाएगा और ईएमआई का अंदर जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा और लास्ट में आपका इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम लगने लगेगा और ज़्यादा अमाउंट जो है प्रिंसिपल में जाएगा और इसीलिए जल्दी होता जाएगा क्लियर। इसीलिए आपका जो टोटल पेमेंट होगा वो होगा 60 लाख के करीब, जिसमें से 30 लाख आपका लोन अमाउंट और 30 लाख आपका इंटरेस्ट का अमाउंट जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट कम देना है तो सिंपल सी बात, आप 20 ईयर्स की बजाय 10 ईयर्स का लोन ले लीजिए, आपको इंटरेस्ट बहुत कम देना पड़ेगा। सर अगर मैं 10 ईयर्स का लोन लेता हूँ विद द सेम इंटरेस्ट रेट तो मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा और टोटल पेमेंट कितना होगा? तो देखिए, अगर आप 10% पे लेते हैं लोन, 10 ईयर्स के लिए लेते हैं लोन, तो देखिए यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो निकल के आएगा, ईएमआई जो है वो आपकी निकल के आएगी 36,398, ठीक है। और आप जो पेमेंट करोगे वो हो जाएगा, टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, आपका टोटल पेमेंट जो है वो हो जाएगा तो आपका टोटल पेमेंट जो निकल के आएगा वो आएगा 36,000 मल्टीप्लाई बाई 120 इज इक्वल टू 43,67,793, यानी कि टोटल इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ 13,67,793, दैट मच ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे ही आपने अमाउंट को कम किया वैसे ही आपका जो है ईएमआई थोड़ा सा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया और वैसे ही आपका जो इंटरेस्ट का पोर्शन था वो कम हो जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी अब प्रिंसिपल का पेमेंट जाएगा। अब पहले महीने जहाँ पिछली बार 5,083 ही जा रहा था, इस बार क्या होगा, क्योंकि 36,000 हो गया, इंटरेस्ट तो सेम रहेगा पहले महीने में और वो अमाउंट हो जाएगा 16,398। तो सिंपल सी बात है, अगली बार इंटरेस्ट और ज़्यादा कम होगा और ज़्यादा कम होगा और ज़्यादा कम होगा और ऐसे में आप 10 साल में ही पूरा पेमेंट करके निकल जाओगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आप 10 साल के लिए लेना चाहते हो या 20 साल के लिए लेना चाहते हो, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप क्या चाहते हो। अगर आपकी इनकम अलाउ करती है आपको 10 साल में लेने के लिए तो आप 10 साल का लोन ले सकते हो, बट अगर आपकी इनकम ही आपको अलाउ ना करे और मतलब आपकी इनकम का इतना पोर्शन ना हो कि आप ईएमआई पे कर पाएंगे, तो फिर आपको 10 साल का लोन मिलेगा ही नहीं। क्योंकि लेट सपोज आपकी इनकम अगर 50,000 है महीने की, तो इसमें मान लीजिए कि 50% बैंक वाले कहते हैं कि आप ठीक है ईएमआई हम रख सकते हैं, तो इसका मतलब है वो 25,000 ही रखने देंगे। 25,000 ही अगर रखने देंगे तो आपको 20 साल का ही लोन लेना पड़ेगा, अगर आपको लोन 30 लाख की ही रिक्वायरमेंट है तो। लेकिन अगर आपकी इनकम वहीं 50,000 से बढ़ करके 1 लाख है, तो फिर आपकी 50% या 40% भी अगर हम देखें तो वही हो रही है 40,000 और आराम से आप 36,000 पे कर सकते हो बैंक के हिसाब से, तो आपको 30 लाख का लोन जो है 10 साल के लिए मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। इनकम का लेवल अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप लोन का जो टेन्योर है वो कम रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आया ईएमआई के अंदर, ईएमआई निकल के आई प्रिंसिपल, आपने देखा है कि प्रिंसिपल को किस तरीके से कम किया जाता है ना, है ना, और इंटरेस्ट किस तरीके से धीरे धीरे कम होता जाता है और प्रिंसिपल भी धीरे धीरे कम होता जाएगा और प्रिंसिपल का जो पोर्शन है ईएमआई में वो इंक्रीज होता जाएगा। बट इंटरेस्ट जो है, ठीक है, अब इंटरेस्ट क्या है, आपने आरबीआई का नाम सुना ही होगा, ऑफकोर्स सुना होगा, क्योंकि ये हमारे जितने भी बैंकिंग इंडस्ट्रीज की जितनी भी रेगुलेशंस है उनको ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है।
बैंकों को बिल्कुल कंट्रोल करके चलते हैं कि बैंक बिल्कुल भी ज़्यादा बदमाशी ना करे और अपने हिसाब से सही चलता रहे बैंकिंग फंक्शन। ये आरबीआई का काम है। आरबीआई का एक और काम है कि वो महंगाई दर को कंट्रोल करके चलते हैं। सरकार के कहने पे उनका एक काम और रहता है कि वो महंगाई दर को कंट्रोल करके चले, इसको वो ज़्यादा ना बढ़ने दे और ना ही इतना कम कर दे कि बिल्कुल हमारा एकदम जो है थोड़ा सा महंगाई वो मेंटेन करके चलते हैं। भाई हाँ, नॉर्मल महंगाई इतना रहना चाहिए सो दैट कि हमारा काम चलता रहे, ना कम हो ना ज़्यादा हो, ये इनका काम रहता है। तो महंगाई दर को ही कंट्रोल करने के लिए वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल। इंटरेस्ट रेट को या तो बढ़ाना या इंटरेस्ट रेट को कम करना। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना और घटाना ये इनकी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है। ठीक है, ये हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये इनकी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है, जिसके अंदर ये इंटरेस्ट को कम या ज़्यादा करते हैं। नाउ इंटरेस्ट को कम या ज़्यादा करने के लिए इनके पास काफ़ी सारे तरीके हैं। इनमें से एक तरीका ये है रेपो रेट को बढ़ाना और घटाना। ठीक है, ये सबसे ईजी तरीका है, तो इसी पे हम डिस्कस कर लेते हैं। रेपो रेट क्या होता है? तो देखिए, आरबीआई यहाँ पे है और यहाँ पे है बैंक्स। ठीक है, ये आरबीआई हो गया, ये हो गया बैंक्स और ये हो गई पब्लिक। अब क्या होता है कि जब भी बैंकों को पैसे की ज़रूरत होती है वो आरबीआई से पैसा लेते हैं, यानी कि आरबीआई ने लोन देता है। ठीक है, अब आरबीआई ने लोन देता है तो वो इनसे इंटरेस्ट भी लेगा और वो जो इंटरेस्ट लेता है उसी रेट को कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, यानी आरबीआई बैंकों से जो रेट पे इंटरेस्ट लेता है वो हो गई रेपो रेट। अब अगर रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि अगर रेपो रेट बढ़ा दी जाए, तो बैंक क्या सोचेंगे, भाई हमें अब इंटरेस्ट महंगा मिल रहा है, हमें अब पैसा महंगा मिल रहा है, तो वो आम आदमी से भी इंटरेस्ट ज़्यादा लेना चालू कर देंगे। तो इस तरीके से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया या घटाया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेपो रेट। अब यहीं पे आ जाते हैं एक और चीज़, एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर होम लोन के अंदर, कि देखिए इंटरेस्ट बढ़ भी सकती है इन फ्यूचर और घट भी सकती है। उसके हिसाब से आपकी ईएमआई भी, एक बार इसको छोड़ते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपकी इंटरेस्ट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो मान लीजिए कि आपने वहाँ पे आप गए, तो देखिए जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को चूज़ करें और दूसरा होता है आप फिक्स रेट को चूज़ करें। फ्लोटिंग रेट का मतलब ये हुआ कि भाई जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी या घटेगी, आपके लोन की इंटरेस्ट रेट भी बढ़ या घट जाएगी। ठीक है, जब भी मार्केट में चेंज होगा उसके हिसाब से आपकी लोन की इंटरेस्ट रेट भी बढ़ और घट जाएगी। अब सिंपल सी बात है, अगर इसके ऊपर आपके पास रिस्क है क्योंकि बढ़ रही है घट रही है, तो ये 8%, यानी कि ये थोड़ी सी लोअर रेट में मिलेगी इन कंपेयर टू फिक्स रेट। ठीक है, ये थोड़ी सी लोअर रहेगी। लोअर मतलब अगर ये 8% रहेगी, अब यहाँ फिक्स रेट आ जाते हैं। फिक्स रेट का मतलब ये फिक्स है, आपके पूरे 20 ईयर्स में यही रेट आपको मिलेगी, ना ये बढ़ेगी ना ये कम होगी। चाहे आप बाकियों से हम 6% ले रहे हो, बट अगर आपसे हमने एग्री कर लिया 8% पे, हम आपसे 8% ही लेते रहेंगे ताउम्र, मतलब 20 ईयर्स तक इसकी जितनी भी टेन्योर है। तो सिंपल सी बात, अगर यहाँ 8% है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बढ़ के 9% या है ना 9 सवा 9% ये लेते हैं। ठीक है, इतना ही इनमें डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे ये फिक्स है। ठीक है, तो अब यहाँ आपको कोई रिस्क नहीं है, न बढ़ने की रिस्क न कम होने की फ़ायदा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब फिक्स रेट है तब तो सिंपल सी बात है, आपने जो फिक्स रेट करवा ली उतने पे ही आपकी ईएमआई कैलकुलेट हो जाएगी। मान लीजिए कि फिक्स रेट आपकी 8% है, तो फिक्स रेट पे ईएमआई कैलकुलेट हो गई, इतना आपको पे करना है। अब आपको कोई झंझट नहीं, मार्केट में चाहे कुछ भी हो, आरबीआई कल को बढ़ाए कल को घटाए, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप फ्लोटिंग रेट चूज करते हो, तो जैसे ही लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, वैसे ही आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। हालांकि बैंक क्या करते हैं, बैंक सिंपली आपका, चलिए पहले दो ऑप्शन पे समझ लेते हैं कि दो ऑप्शन कौन से होते हैं। तो देखिए दो ऑप्शन होते हैं कि सबसे पहले एक तो होता है कि आपकी ईएमआई अकॉर्डिंगली बढ़ा दी जाए, और दूसरा होता है कि लोन का टेन्योर आपका बढ़ा दिया जाए। मतलब क्या, कि मान लीजिए आपका 20 साल का टेन्योर था, ठीक है, और 5 साल जो है आपने पे कर दिया, 5 साल आपको निकल गए, उसके बाद जाकर के इंटरेस्ट रेट में चेंज हुआ और इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ गया। इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे या तो आपकी ईएमआई को बढ़ाया जाए या आपका टेन्योर बढ़ाया जाए। टेन्योर बढ़ाया जाए, ईएमआई बढ़ाया जाए, मतलब क्या कि वापस से वही एग्जांपल 30 लाख वाला लेते हैं। 30 लाख 8%, 20 साल, तो देखिए 15 साल बाद मैंने कैलकुलेट किया, आपका अमाउंट जो ड्यू रहेगा वो अमाउंट रहेगा, कितना ड्यू रहेगा वो अमाउंट आपका ड्यू रहेगा लगभग 26,25,767। ठीक है, अब ये अमाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट लेट सपोज कि बढ़कर के हो गई 9%,
अब और 5 साल हो गए तो यानी कि 15%, 15 साल। अब यहाँ पे बैंक के पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, और आपके पास भी 2 ऑप्शन है। आप बैंक को क्या बोलते हो, या तो आप 25,083 ही देते जाओ, लेकिन चूंकि अब आप कम दे रहे हो, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गई है, तो जो टाइम पीरियड बचा है 15 साल, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। या फिर आप क्या करो, यहाँ पे न्यू EMI कैलकुलेट हो जाएगी और वो न्यू EMI निकल के आएगी 26,632, ठीक है। इसका मतलब क्या कि या तो अब आप 15 साल इतना पे कर दो, या आप 15 साल इतना पे नहीं करना चाहते तो आप आप अब बैलेंस 17 सालों तक कितने 25,083 पे कर दो। दोनों ऑप्शन आपके पास है, या तो आप 15 साल तक 26,632 पे करो, या 17 साल तक 25,000 पे करो। अब EMI बढ़ने का मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 26,632, और टेन्योर बढ़ने का मतलब है आपको सेम अमाउंट 27 ईयर्स तक बढ़ना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप मैथमेटिक्स थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा किस में लगेगा, तो सिंपल सी बात है, इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा क्योंकि आप 25,083 ही पे कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, इसमें प्रिंसिपल का पोर्शन कम हो जाएगा और इंटरेस्ट का पोर्शन बढ़ जाएगा, और ऐसे में आप यहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा पे करोगे और यहाँ पे इंटरेस्ट कम पे करोगे क्योंकि आप यहाँ पे टेन्योर कम ले रहे हो, ठीक है। यहाँ टेन्योर ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा टेन्योर होगा इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। अगर मैं कोई लोन 10 साल के लिए लेता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा कम लगेगा, और वही लोन अगर मैं 20 साल के लिए लेता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। ये तो सिंपल सी बात है। इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा और यहाँ इंटरेस्ट आपका कम लगेगा, ठीक है। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि अगर आप बढ़ी हुई EMI चुकाने की लेवल पे हो आपकी इनकम, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप नहीं हो तो फिर आपको यही सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप हो बट अगर आप चाहते हो कि ठीक है मैं इतना ही पेमेंट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे और भी कमिटमेंट्स है, तो आप ये चूज़ कर सकते हो। तो ये पूरा एक आपके ऊपर डिसीजन बेस्ड होता है कि आप कौन सा लेते हो। बट हाँ, आपको इसके लिए बैंक में पहले से ही बात करनी होती है, आपको एग्रीमेंट में पहले से ही लिखा लेना होता है कि भाई हम ये चूज़ करना चाहते हैं। जब भी आप हमें इंटरेस्ट रेट बढ़े तो आप हमारी EMI को बढ़ा देना रेदर देन कि आप हमारा टेन्योर को बढ़ाओ, क्योंकि हो सकता है कि कल को वो टेन्योर ना बढ़ाए, आप 25,000 पे करते जाओ और जब 20 साल हो तब भी आपको पता चले कि अरे यार मेरा तो लोन इतना बढ़ चुकी है, फिर आप कहोगे यार इतना बाकी तो होना नहीं चाहिए। लेट्स सपोज अगर यही एग्जांपल ले ले जिसमें आप 25,000 पे कर रहे हो और जैसे ही 20 साल हो जाएंगे तब भी आपका लोन जो है, अगर आप 25,000 ही पे करते जाओगे तो आपका लोन बन जाएगा 7,85,903 का। ये मैंने कैलकुलेट किया था, लगभग इतना लोन आपका बच जाएगा। यानी कि क्या, अभी भी आपका लोन इतना आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि यार 20 साल में ख़त्म हो जाना चाहिए, बट 20 साल बाद अगर आप देखोगे तो इतना अमाउंट आपका पेंडिंग चल रहा होगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से उनसे डिस्कस कर लीजिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि ठीक है मुझको इस तरीके से जाना है या इस तरीके से जाना है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से होम लोन वर्क करता है, किस तरीके से इसमें इंटरेस्ट EMI कैलकुलेट होता है। देखिए यहाँ पे वापस से एक बार हम इसको समअप कर देते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें हुई है। तो देखिए सबसे पहले बात, अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप चले तो आप बैंक में जाते हो, बैंक में आप वेरियस डॉक्यूमेंट जमा कराते हो, उसके बेसिस पे वो रिक्वायरमेंट और वो सब चीज़ें कैलकुलेट होती है कि आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए, कितना इंटरेस्ट रेट, कितना पीरियड है। उसके बेसिस पे जब आप वो सारी चीज़ें बता देते हो, बैंक वाले भी एग्री कर जाते हैं, तो उस चीज़ पे EMI कैलकुलेट होता है। EMI क्या होता है? इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि एक समान रूप से पे की जाने वाली राशि जिसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का अमाउंट इंक्लूडेड है। अब जो ये अमाउंट आप पे करते हो इसका कुछ पोर्शन प्रिंसिपल में जाता है और कुछ पोर्शन इंटरेस्ट में जाता है। वो हमने कैलकुलेट करके देखा ही था कि कितना पोर्शन इंटरेस्ट में जाएगा, कितना पोर्शन प्रिंसिपल में जाएगा। यहाँ तक होने के बाद हमने ये समझा कि जब भी आप इंटरेस्ट अगर कम लोन के लिए लेते हो, कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेते हो तो आपको इंटरेस्ट कम ही लगेगा, और ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा ही लगेगा। इसमें आपको सोचना नहीं है, सिंपल मैथ्स है। अब उसके बाद हमने समझा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कई बार बढ़ती और घटती रहती है। जैसे अभी जब कोरोना काल आया था तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट काफ़ी गिरा दी गई थी और उस समय 6.5% पे भी लोन मिल रहे थे, बट वही अब 8.5-9% पे इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहे हैं। तो अभी जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है। इसी तरीके से जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो सिंपल सी बात है, आपको दो तरीके से में से एक लॉस आपको उठाना पड़ेगा। क्या दो तरीके हैं? या तो आप
जो है अपनी ईएमआई को बढ़ा दीजिए या फिर आप अपने टेन्योर को बढ़ा दीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी आप टेन्योर को बढ़ाओगे तो सिंपल सी बात है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा विथ लेस टेन्योर। तो यहाँ पर अगर आप टेन्योर बढ़ाते हो तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आप ईएमआई उतनी बढ़ाते हो तो आपका टेन्योर चूँकि वापस से सेम ही है और कम है, इस वजह से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा शुरुआत से ही, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। अब ये आप दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से चूज़ करते हो, कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना है, सॉरी ज़्यादा टाइम के लिए पैसा देना है, या ज़्यादा पैसा एक साथ देना है। और न्यू ईएमआई आप कैलकुलेट करोगे। अगर आप सेम ईएमआई देते जाओगे और आपको बैंक ने बताया नहीं है या आपने बैंक से कंफर्म नहीं किया, तो फिर आप 20 साल बाद देखोगे तो आपके पास लोन का अमाउंट खड़ा रहेगा और आपको पेमेंट वो करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए, एकदम सडन शॉक से बचने के लिए, आप पहले से ही डिसाइड करके चलिए कि आपको क्या करना है। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है बीच में, तो ठीक है, उसका आपके पास हो सकता है कहीं ना कहीं मैसेज आया हो या कुछ होता हो, उस वजह से वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस वजह से आप देख सकते हैं उस समय आपको क्या करना है। तो यहाँ तक हो सकता है मे बी आई एम क्लियर वेरी गुड। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।